दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल वीडियो में। जिन बच्चों ने हाफ ईयरली में कुछ भी नहीं पढ़ा है वो पिछली 4 वीडियोस को देख लो मेरे भाई। 60 से ज्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, प्लस कुछ पेपरों को भी सॉल्व करवाया। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइनल वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या आपका रह गया है मेरे भाई। तो एक टॉपिक पेपर में पूछा जाता है, उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझ लो उपग्रह क्या होता है। भैया उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मेरे भाई, सीधी सी बात है। तो अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो भाग क्यों नहीं जा रहा भाई? क्यों बंधे हुए? यानी ऐसी कोई ऊर्जा है जो उसे बांधे रखे हुए है। तो वह ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? वह ऊर्जा जो किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में बांधे रखती है, उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? 1/2 GMEM/RE। यह फार्मूला विकल्प में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, और यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी आपसे बन सकता है। बंधन ऊर्जा का फार्मूला 1/2 GMEM/RE। तो यह पहला टॉपिक है जो आपको 1 या 2 नंबर में मिल जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, विकल्प में कई बार आया ये, ठीक है। उसके अलावा लिखने को आ जाता है कैसे? सिद्ध कीजिए कि बल आघूर्ण का मान कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सुनो भैया, जे माने कोणीय संवेग, जे माने कोणीय संवेग, डेल्टा माने परिवर्तन, बटे में समय हो तो उसे दर कहते हैं, बराबर टाउ माने बल आघूर्ण। तो बताओ, जे माने कोणीय संवेग, डेल्टा माने परिवर्तन, बटे में समय माने दर। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। यह हमें सिद्ध करना। तो सिद्ध करने का तरीका क्या होता है आपको पीछे वीडियोस में बता चुके हैं। जे बराबर होता है आई ओमेगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, रिलेशन पूछ लेता है विकल्प में कि कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध बताओ। तो जे बराबर आई ओमेगा, दोनों तरफ भैया डेल्टा अपान डेल्टा टी से गुणा कर दी, डेल्टा अपान डेल्टा टी से गुणा कर दी। ये मेरे भाई क्या कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं कोणीय अल्फा, इसे अल्फा से लिख दिया। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो ये जो मान है ये किसका मान है? अल्फा का मान है, आई अल्फा बन गया। और भैया टाउ बराबर होता है आई अल्फा। ये रिलेशन भी हमने आपको याद कराया था, टाउ बराबर ताई अल्फा या टाउ बराबर आई अल्फा। तो आई अल्फा की जगह पे हमने टाउ रख दिया मेरे भाई। यानी ओवरऑल डेल्टा जे अपान डेल्टा टी बराबर टाउ होगा, नीचे लिख देना। अतः कोणीय संवेग परिवर्तन की दर किसके? बल आघूर्ण के बराबर होती है। ये भी आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है भाई, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला ये डेरिवेशन मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। मान के चलो 101% 5 नंबर लॉन्ग में आएगा। अगर कल पेपर है तो अब कुछ ना पढ़ना, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इस तरीके की चीजों को पढ़ के जाओ, ये आ ही जाएंगे। क्या होता है सुन लो। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है? किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम लोग कार्य निकालेंगे, ध्यान से सुनना यहाँ पे। ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी ये अनंत है। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, क्या होता है कार्य और क्या होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। देखो भाई ये पृथ्वी है, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात समझना, पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग मान ले रहा है एमई। क्या मान ले रहा है? एमई। क्यों? क्योंकि पृथ्वी मेरे भाई बड़ी है और उसका द्रव्यमान मास होता, तो भैया एम से लिख लिया। एमई माने पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? आर हो जाएगी। अब हम अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं। सर जी अनंत कहाँ है? हमें पता ही नहीं है। तो यहीं पे समाकलन का इस्तेमाल करा जाता है। जब हमें कोई बहुत लंबी दूरी नहीं पता होती है तो हम छोटी दूरी ले लेते हैं और पूरे का समाकलन कर देते हैं लिमिट लगा के, और पूरा मान मेरे पास निकल आता है। तो हमने क्या करा, हमें अनंत तक की दूरी तो मालूम नहीं है, तो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ पे नाम दे दिया ए, नाम दे दिया बी, नाम दे दिया सी, और बीच की छोटी सी दूरी मान ली डेल्टा एक्स। क्यों मान ली? क्योंकि भैया हम छोटा सा कार्य निकाल लेंगे, और छोटा सा कार्य निकालने के बाद यहां से यहां तक पूरा समाकलन कर देंगे लिमिट लगा के। इससे मेरे पास पूरा कार्य निकल आएगा, वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम है और बहुत आसान है। यहां देखो कैसे करोगे भैया। यहां देखो, यहां हमने वही लिख दिया, माना पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, द्रव्यमान एमई है, भाई सारी बेसिक चीजें लिख दी, और गुरुत्वाकर्षण बल लगा दिया। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बताओ? F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो G ऐसे लिख दिया, m1 की जगह me लिखा क्योंकि पृथ्वी क्या है? me है। जो पिंड है, मान ले चंद्रमा लगा रहा है चक्कर, तुम लगा रहे हो या तुम्हें लेके आ रहा है, कि उसका द्रव्यमान हमने m मान लिया। हमने छोटी सी दूरी कितनी मानी है? डेल्टा एक्स, तो हमने दूरी मान ली एक्स स्क्वायर, ठीक भाई। F का मान अपने पास निकल आया। बताओ, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। बल निकल आया तो कार्य बराबर क्या होता है बताओ? बल गुणे विस्थापन। ध्यान से देखना भैया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। F का मान जो हमने निकाला वो रख देंगे, डेल्टा एक्स मेरे पास ऐसा रहने दो। लेकिन हमें छोटा कार्य नहीं चाहिए, हमें पूरा कार्य चाहिए। तो पूरे कार्य के लिए हम लोग क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। हमने आपको बताया था समाकलन करने का तरीका क्या होता है। समाकलन करने के लिए भैया ऐसा करके एक सांप का निशान
निशान लगाते हैं, इसे समाकलन कहते हैं। और कहाँ से कहाँ तक करेंगे बताओ, पृथ्वी में लेके आना है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आरी है, कहाँ ले जाना है, अनंत तक। अब ध्यान से सुनना, परिभाषा क्या होती है सुनो, अनंत से पृथ्वी के क्षेत्र के अंदर लाने में। तो शुरू कहां से कर रहे हैं, अनंत से, तो नीचे क्या लिखेंगे, अनंत। शुरू यहां से करना है, कहां पे खत्म कर रहा है, पृथ्वी के क्षेत्र के अंदर आके खत्म कर रहा है। तो यहां से यहां तक का हमने समाकलन कर दिया। छोटा सा कार्य क्या था बताओ, f इंटू डी एक्स। एफ का मान क्या है, जी एम ई एम बटे में एक्स स्क्वायर, खाली एक्स एक्स वाले अंदर रहेंगे, जी एम ई एम नियतांक है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर -2 हो गया। अब जब भी कभी समाकलन करते हैं भैया, जो नियम होता है, जितनी पावर चल रही है उसमें एक जोड़ दो और जो आए मेरे भाई उसे नीचे लिख दो। तो एक जोड़ दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, नीचे बचेगा मेरे भाई -1। अब लिमिट जिन्हें नहीं लगानी आती वो भी देख लें, देखो माइनस को हमने आगे लिख दिया और x की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो वो हो जाएगा 1/x। जब समाकलन हो जाता है तो ऊपर वाली लिमिट को ब्रैकेट के ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाली लिमिट को ब्रैकेट के नीचे लिख देते हैं। लिमिट लगाने का तरीका ये होता है कि पहले ऊपर वाली लिमिट रख देते हैं, माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट रख देते हैं। देखना भैया यहाँ क्या चल रहा, 1/x, तो x की जगह पे पहले आर ही रखेंगे तो 1/r ही आ गया, माइनस लगाएंगे, अनंत रखेंगे तो 1/अनंत आ गया। 1/अनंत भैया 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो क्या बचेगा बताओ, 1/r ही, यानी पूरा ओवरऑल मिला के लिखें तो माइनस का GMEM बटे में आर ही आ जाएगा। ये क्या आ गया, कार्य आ गया। किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी कितनी हो गई, माइनस का GMEM बटे आर ही। अगर बाई चांस गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा नहीं पूछेगा तुम्हें कंफ्यूज कर देगा, तुमसे कहेगा गुरुत्वीय विभव निकालो, तो भैया फार्मूला ये भी यही होता है। देखो विभव बराबर होता है B बराबर W/m। W का मान हम निकाल चुके हैं, क्या निकाला बताओ, W का मान ये निकाला GMEM बटे आर ही, माइनस का यहाँ रख दिया, भाग किससे दे दिया, m से। एक m से एक m क्या हो गया, कैंसिल। तो विभव कितना आ गया, विभव को आप चोंच मत घुमाइएगा, वैसा वाला भी बनाइएगा, माइनस का GME बटे में आर ही या फिर r। तो विभव पूछे तो इतना सा और बढ़ा देना है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पूछे तो केवल कार्य निकाल के ऊर्जा के बराबर कर देना, बस इतना ही है। 5 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद पलायन वेग क्या होता है, पलायन ऊर्जा क्या होती है, बहुत आसान है। पलायन मतलब होता है भाग जाना, ठीक। तो कोई भी उपग्रह है उसे भगाना है मेरे भाई, इतनी ऊर्जा मिलेगी कि भौरा गए, भाग गए। तो वो क्या लिखा, जब किसी पिंड को कुछ ऊंचाई पर ले जाकर फेंकते हैं तो वो थोड़ी दूर जाती है, जाके लौट जाती है, लेकिन इस वेग से फेंके कि वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, कभी भी लौट के ना आए, चारों तरफ चक्कर लगाता रहे, तब इसे दिए गए मतलब वेग को कहते हैं पलायन वेग, और इस ऊर्जा को कहते हैं पलायन ऊर्जा। सबको पता होनी चाहिए भैया, पलायन ऊर्जा का जो फार्मूला होगा वो कितनी होगी, बंधन ऊर्जा बताओ कितनी थी, माइनस का GMEM/r होता है, ठीक है। तो पलायन ऊर्जा इसकी होगी GMEM/r। ध्यान से सुनना, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा होती है 12 mv², ये होता है, लेकिन हम निकालना है पलायन ऊर्जा VE, तो इसे मान लेंगे 12 mve का स्क्वायर। दोनों मेरे भाई ऊर्जाएं हैं, दोनों को हमने बराबर कर दिया, m से हम कैंसिल कर दिया, तो यहां से V का मान आ जाएगा √2 GME बटे में RE। GME बराबर GRE² होता है, यहां पे मान रख देंगे, RE से RE भी कैंसिल हो जाएगा, यानी BE का मान आ जाएगा √2 GRE, ठीक। अगर हम कहें कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध बताओ, बहुत आसान है भैया। कक्षीय वेग होता है B0 बराबर √GRE, पलायन वेग होता है √2 GRE। दोनों को जब आप भाग दोगे, B0 ऊपर आएगा, BE नीचे आएगा, GRE से GRE कट जाएगा, √2 को इधर ले आएंगे तो BE बराबर आएगा √2 B0। ध्यान से समझ लो, ये संबंध एक नंबर में जरूर आता है, B0 बराबर √GRE, BE बराबर √2 GRE, भाग दे दो, GRE कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा जो आप आसानी से निकाल पाओगे। उसके बाद ग्रहों की गति और पलायन वेग क्या होता है, जो तो हम आपको बता चुके हैं। उपग्रहों की कक्षीय चाल क्या होती है, पलायन वेग हम लोगों ने, पलायन को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, तो VE से लिखा है। ये कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो जो घूम रहा है चारों तरफ, तो इसे VO से लिखेंगे। तो देखो बिल्कुल आसान है, इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, क्या करा बताओ, जब चक्कर लगाता है कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसमें अभिकेंद्र बल काम करता है, तो इस पे अभिकेंद्र बल काम करेगा, क्या बताओ, F बराबर mv²/r अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है। B को B0 लिख दिया, क्यों, क्योंकि मेरे भाई कक्षीय चाल को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो F बराबर mv²/r जब वो ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, जब वो चक्कर लगा रहा है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, Gm1m2 बटे r² मान रख दिया, दोनों को बराबर कर दिया, जो कटा उसे काट डाला, B0 का मान आ गया √GME बटे में r। चाहो तो आप GME बराबर GRE², RE प्लस H क्यों रखा, क्योंकि RE पृथ्वी की त्रिज्या और H ऊंचाई पे वो चक्कर लगा रहा है, तो पूरी दूरी कितनी है, RE प्लस H, तो R की जगह पे RE प्लस H रख दिया। चाहो तो आप GME बराबर GRE² रख सकते हो, चाहो तो ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। तो ये हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके बाद कुछ सेकंड पेपर के
क्वेश्चन है जिनके स्कूल में सेकंड पेपर आ रहा है जो आपके काम के हो सकते हैं। जैसे एक होता है हुक का नियम। हुक ने कहा कि प्रतिबल का मान विकृति के समानुपाती होता है, तो प्रतिबल का मान विकृति के समानुपाती है। समानुपाती हटाते एक नियतांक ई लगाते हैं, ई को कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। इसका मात्रक यहाँ लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और बीमा वगैरह लिखी हुई है, अब देख लेना, बीमा में हमने आपको निकलवाया भी है सर, ठीक है। पास्कल का नियम क्या होता है? पास्कल भाई ने कही अगर किसी द्रव की बात कर रहे हो तो उसके जितने बिंदु हैं, अगर तुमने एक पे दाब बढ़ाया तो उसका फर्क सबके ऊपर पड़ेगा। यानी दो अगर अलग अलग बिंदु आप ले रहे हो तो हर एक बिंदु का दाब आपस में बराबर होगा। यानी पहला P1 दाब P2 दाब हमेशा आपस में बराबर होते हैं, यानी P1 बराबर P2, यही लिखा हुआ है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो, गुरुत्वाकर्षण हो तो एक अलग कंडीशन हो गई, तब किसी बर्तन में रखे गए द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने से बर्तन के सभी बिंदुओं पर दाब बढ़ जाता है। यानी एक पे डालोगे दाब तो सब पे फर्क पड़ेगा, ये इनका नियम है P1 बराबर P2। उसके बाद आपको ये द्रव चालित या हाइड्रोलिक लिफ्ट देखनी है। हाइड्रोलिक का इस्तेमाल बड़ा होता है, बेड में होता है, गाड़ियों में होता है, सब जगह होता है। उसमें काम क्या होता है? आसान हो जाता है। मान लिया गाड़ी ट्रक उठाना है, अब ट्रक ऐसे तो हम उठा नहीं पाएंगे तो हमें फिजिक्स लगानी पड़ेगी, तो दो पिस्टन लगा दिए, एक तरफ वो पिस्टन जो ट्रक के नीचे लगेगा, एक वो पिस्टन जिधर से हमें बल लगाना है। जब हम उस पर बल लगाएंगे तो इस तरीके का पूरा मैकेनिज्म होगी, इधर का एरिया कम कर दिया, उधर का ज्यादा कर दिया तो बल ज्यादा लगेगा। जब बल इधर से ज्यादा लगेगा तो वो अपने आप आसानी से उठ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक बना हुआ है, एक पिस्टन, इसका एरिया ज्यादा है, ये F2 है, इधर ज्यादा एरिया है। ये क्या है? F1 है। F1 क्या है मेरे भाई? पहला वाला बल, दो पिस्टन लगा रखे, इसका एरिया कम है। एरिया कम होगा तो बल ज्यादा लगा पाओगे। याद रखना, इतना बड़ी हम सीट दे दें, हम कहें बल लगाओ, हम कहें बल लगाओ, कहाँ बल लगाओ, लेकिन अगर एरिया कम होता चला जाएगा तो आप आराम से बल लगा सकते हो। इकट्ठा बल लगाओगे, जब इकट्ठा बल लगेगा तो बल यहाँ फैल के ऊपर जाएगा और आसानी से चीज़ें उड़ जाएंगी। जैसे हम कहें एक बोरी उठाना, और बोरी भले 100 किलो की उठा लोगे, इकट्ठी है ना, लेकिन अगर 50 किलो का गेट उठाने को कहें तो शायद अकेले नहीं उठा पाओगे, फैला हुआ वजन है ना। तो उसी तरीके जब यहाँ इकट्ठा बल लगेगा तो ये बल यहाँ पे फैल जाएगा, आराम से उठ जाएगा। इन्होंने क्या करा भाई? पास्कल का नियम लगाया। बताओ, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल P1 निकाल लिया, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल P2 निकाल लिया, P1 का मान P2 के बराबर रख दिया, यानी F1 बटे F2 बराबर A1/A2 हो जाएगा। चाहो तो आप F2 को उधर भेज सकते हो, इससे पता चलेगा कि जो F1 का मान है वो कम होगा, F2 का मान ज़्यादा होगा सर, ठीक। इस तरीके की चीज़ें, क्यों? क्योंकि A1 का मान भी कम चल रहा है। सीमांत वेग क्या होता है? बहुत ही आसान, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सीमांत वेग को V से हम लोग लिखेंगे। श्यान बल के कारण जब कोई वस्तु माध्यम में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तब वह एक अधिकतम वेग प्राप्त कर लेती है। श्यान बल समझते हो? कोई गाड़ी, जैसे शहद के अंदर आपने कंचा डाल दिया तो जब वो जाएगा तो उसका एक अधिकतम वेग हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा वेग बढ़ेगा नहीं, उसी से वो नीचे चलता चला जाएगा। एक लिमिट होगी उसकी ना, एक सीमा होगी, इसलिए क्या कहते हैं? उसे सीमांत वेग कह देते हैं। यह फार्मूला होता है B बराबर 2/9 लिखा हुआ, G नहीं, 2/9 R² रो माइनस का सिग्मा G और बटे में ईटा। सबका गोली का घनत्व R है, सिग्मा क्या है, ये सारी चीजें आप आराम से देख लेना भैया। स्टोक का नियम क्या होता है? स्टोक का नियम भी वही, श्यान बल का मान, कितनी कोई चीज गाड़ी है तो उस पर जो बल लग रहा होगा उस समय उस गोली पे, तो उसका फार्मूला होगा F बराबर 6 पाई ईटा RB। ईटा क्या है? ईटा भैया श्यानता गुणांक है, ठीक है भाई। तो ये एक नियम है इनका। उसके बाद आपको देखना है बर्नौली की प्रमेय। देखो भैया, बर्नौली की प्रमेय समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली की प्रमेय होती P + ½ ρB² + ρGH बराबर नियतांक। अगर आपके में सेकंड पेपर नहीं आ रहा तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर आ भी रहा है तो 1-2 नंबर में भी आ जाती कभी कभी, तो पता होना चाहिए। कुछ नहीं करना है। देखो, अपने पास एक ट्यूब है, ट्यूब से इधर से पानी डाला या जो भी द्रव डाला, यहाँ से द्रव निकल आया। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्य निकालेंगे। देखो कैसे कार्य निकालेंगे। कार्य निकालने के लिए हमने लिखा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, W बराबर F × D। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल, तो F बराबर P1 × A1 रख लिया, D की जगह पे B1 रख दिया। क्यों? क्योंकि जब कभी चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, और समय होगा अगर 1, तो चाल और दूरी बराबर हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा देखो भैया, चाल और दूरी बराबर हो जाएंगे कब? बताओ, अगर हम कहें चाल बराबर दूरी बटे समय और नीचे समय का मान 1 कर दें तो दोनों एक ही हो जाएंगे। तो चाहे D कहो चाहे B कहो, बात एक ही है। तो हमने D को क्या कर दिया? B1, क्योंकि पहले सिरे की बात कर रहे हैं। ऐसे भैया दूसरे सिरे की बात करेंगे। देखो, दूसरे सिरे की बात करी, दूसरे सिरे की बात कर दी, फिर हम क्या करेंगे? परिणामी कार्य निकालेंगे। कैसे? नली में 2 सिरे हैं, एक X सिरा एक Y सिरा। नहीं देख पा रहा हूं, यहां देखो, एक X सिरा है एक Y सिरा। इसका कार्य निकाला, इसका कार्य निकाला, एक में से दूसरे को घटा दिया, परिणामी कार्य निकल आया। एक चीज याद रखना, अविरतता का सिद्धांत होता है,
A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर होता है m अपान रो, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये आयतन है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या है आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो A1 B1 A2 B2 की जगह पे हम लोग m अपान रो रख देंगे, यहाँ पे m अपान रो रख दिया और परिणामी कार्य निकाला। ध्यान से सुनो, सबसे पहले एक सिरे का कार्य निकाला, दूसरे कैसे निकाला, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F बराबर P इंटू A रख दिया, D की जगह पे B रख दिया, पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, घटा के परिणामी कार्य निकाल लिया, कार्य निकल आया। अब ऊर्जा दो तरीके की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों निकाल लेंगे, दोनों को कार्य के बराबर रख देंगे। देखो कैसे, इसी प्रकार हमने लिखा भैया गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा कैसे निकलेगी, हाफ mv स्क्वायर फार्मूला होता है, तो पहले से लेके लिए हाफ mv1 स्क्वायर, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर। जाहिर सी बात है ढलान पे नली रखी हुई है, तो पहले गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, बाद में अंधाधुंध पानी नीचे बहता हुआ आएगा, तो बाद में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो परिणामी कितनी, बाद वाले में से पहली वाली घटा देंगे। गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकाली, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस का हाफ mv1 स्क्वायर, गतिज ऊर्जा निकली आई। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। लेकिन ऊपर नली में पानी रुका हुआ था, तो ऊपर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जब चलेगा पानी तो गतिज बढ़ेगी, स्थितिज कम हो जाएगी। तो इसमें mgh1 में से mgh2 घटा दिया, ये भैया गतिज ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई। परिणामी ऊर्जा निकालने के लिए गतिज में से स्थितिज को घटा दिया, क्योंकि गतिज ज्यादा होगी तभी तो पानी नीचे आएगा, अगर स्थितिज ज्यादा होगी वो वहीं रुका रहेगा, नीचे आएगा ही नहीं। तो इसमें से घटा दिया, इससे फायदा क्या हुआ भैया, टोटल मेरे पास ऊर्जा आ गई, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। ये हमने कार्य निकाला था, ये हमने ऊर्जा निकाली। m सब जगह से कॉमन है, कॉमन लेके उड़ा दिया, क्या बचा P1 माइनस P2, रो को उधर भेज दिया, रो की सबसे गुणा हुई मेरे भाई। जब रो की सबसे गुणा हुई, यहाँ पर एक लाइन छूट गई है, उसे आप देख लो। जब रो की सबसे गुणा होगी, बताओ क्या आएगा, P1 माइनस का P2, रो इधर आएगा, तो क्या आएगा बताओ, हाफ रो B2 स्क्वायर माइनस का हाफ रो B1 स्क्वायर माइनस का रो जी H1 प्लस का रो जी H2, सारे बन बन वाले एक तरफ कर दो, तो बताओ क्या आएगा, P1 प्लस का हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर क्या आएगा, P2 प्लस का हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ऐसे करके। और जब भी कभी 1 2 चल रहा होता भाई, तो 1 2 हटा देते हैं, उसकी जगह पे नियतांक लगा देते हैं, तो सारे 1 1 1 2 2 2 हटा देंगे और एक बार में लिख देंगे, बताओ P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस का रो जी H बराबर नियतांक। ये प्रूवमेंट है। अब ध्यान से सुनो, 1 2 हटा देते हैं, नियतांक क्यों लगा देते हैं, सुनो। मान लिया यहाँ चल रहा हो P1 B1 बराबर P2 B2, ध्यान से सुनना, इसका मतलब 1 2 हटाओ, P भी नियतांक लगा दो। क्यों लगाओगे वो सुनो, नियतांक का मतलब जब हम इसमें कंडीशन बनाएंगे, तो बताओ पहली कंडीशन P1 B1 नियतांक होएगी, P2 B2 भी क्या होएगी, नियतांक होएगी। जब दोनों नियतांक है तो इन्हें आपस में बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी कभी 1 बराबर 2 के चल रहा हो, 1 बराबर 2 का मतलब ही क्या कि 1 में भी वही, 2 में भी वही, 3 में, इसका मतलब नियतांक है P और B। तो इसका मतलब 1 2 हटा देते हैं, उसकी जगह पे नियतांक लगा देते हैं। तो ये जो 1 इधर 2 इधर चल रहा है, सब हटा दिया और इसकी जगह पे लिख दिया P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी H, बात खत्म हो गई। उसके बाद ये हमने एक अलग से लगा दिया है, किसी मतलब कोई तार है उसके द्वारा स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है, खींचे हुए तार के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। मान लिया कोई मेरे पास तार है, अभी उस पर बल 0 लग रहा है, खींचा, बल लगाया F, तो भैया औसत बल कितना हो गया, 0 पहले था, F बाद में, टोटल जोड़ देते हैं, उतने से भाग दे देते हैं, तो 0 प्लस F/2 आ गया कुल बल। जरा देखना भाई, ये बल कितना आ गया बताओ, औसत बल आ गया F/2, गुणे में मान लिया तार कितना खिंच गया, L लंबाई तक खिंच गया। बस यही फार्मूला है, W बराबर F/2 इंटू L। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पेपर में कहेगा सिद्ध करो 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। तो भैया बल मेरे पास है, इसे क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो हमने क्या करा, इसे AL से भाग दे दिया। देखो AL से गुणा भाग करने पर AL से भैया भाग दे दिया, AL से गुणा कर दी, बल बटे क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, प्रतिबल, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई क्या बन जाएगी, विकृति। तो फार्मूला हो गया U बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। लेकिन हमने गुणा भी करी थी, तो LA संग में आ गया फालतू में, तो जो फालतू में आ गया इसे 1 मान लेंगे। LA है क्या, A माने लंबाई गुणे चौड़ाई, L को मान लें ऊंचाई, तो ये क्या हो गया, आयतन हो गया। तो आयतन को 1 मान लिया, अतः एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 गुणे प्रतिबल गुणा विकृति। अगर सेकंड पेपर आ रहा है तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं, वरना ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृति को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। Y से लिखते हैं, सारे
फार्मूले वही जो प्रत्यास्थता गुणांक के होंगे, वही यंग के होंगे, वही आयतन के होंगे, सबके वही होंगे। कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक हो सबका मान हमेशा सेम होता है। ओवरऑल हमने आपको 63 के करीब क्वेश्चन दिए थे, जो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको एक मोटा मोटा मतलब डिस्क्रिप्शन दे दिया है, डिटेल कर दी है सारी चीज़ों को। अब आपको सिर्फ ये करना है, सारी PDF को देख डालो। अगर आखिरी में ये वीडियो देख रहा है तो चारों वीडियो पहले लाइन से देख डालो। उसके अलावा हमने पेपर सॉल्व कराए हुए हैं, जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है यहाँ पे बहुत सारी PDF डाली हुई हैं, उन सारी चीज़ों को देख डालो, जाके पेपर दे आओ, जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।